नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर की सीरीज़ के टॉपिकों के ऊपर बात करते हैं। यह सीरीज़ दोस्तों आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे वो CGL हो, चाहे वो आपका BSF हो, चाहे वो आपका MP हाई कोर्ट के कोई एग्ज़ाम हो, या CCC हो या CPCT हो, सभी के लिए दोस्तों ये आपके वीडियोस काम में आएंगे, ये नॉलेज काम में आएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज जिस टॉपिक में मुझे बात करनी है वो है कंप्यूटर की पीढ़ियां। पहले तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि पीढ़ियों का मतलब क्या है। मेरी एक बात समझिएगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी हैं तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि कंप्यूटर, अगर हम अबेकस को छोड़ दें, क्योंकि अबेकस ईसा पूर्व में हुआ है, लेकिन अभी से शुरू करें, अभी ईसा पूर्व के पहले वाले में, तो 1617 में नेपियर बोन्स से लेके हमें 1946 यानी 1617 से, मेरी बात को गौर से एक बार दोस्तों समझिएगा, 1617 से 1946 तक जब हम आते हैं तो 1946 में ENIAC नाम का दुनिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बनता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं 46 को 40 भी मोटा मोटा करने के लिए, मतलब हमें एक चीज़ समझ में आई कि 1600 से शुरू कहानी 1900 में ख़त्म होती है, 17, 18, 19, लगभग 300 से 350 साल का समय। तो अगर मैं बात करूं 1946 में पहली बार दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर भी आ गए और बिजली से चलने वाले, लेकिन पहला था। अब पहली चीज़ दोस्तों कितनी अच्छी होगी आप भी समझते हो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1940 से, एक मोटा मोटा हिसाब अगर थोड़ा सा और पीछे कर दूं, 1940 से कंप्यूटर एक्चुअल वाले बनना शुरू हो गए। और आज क्या चल रहा है, तो दोस्तों आज चल रहा है आपका 2024। तो मेरे दिमाग में एक बात खटकी कि देखो, पहले जितने थे लगभग वो कैलकुलेटर थे, लेकिन जो वास्तविक तौर पे कंप्यूटर बनना शुरू हुए हैं वो 1940 से हुए हैं। तो 1940 से लेके आज तक, दोस्तों गौर से सुनिएगा, 1940 से लेके आज तक कितने बार कंप्यूटर बने और कितने आविष्कार हुए। कितने बार का मतलब, बने तो बहुत बार, लेकिन कहने का मतलब क्या है, इतने के दरमियान में कितनी बार बदलाव हुआ। 1940 में यानी 46 में पहली बार ENIAC बना, तब से लेके आज तक कंप्यूटर में 5 बार ऐसा हुआ है कि क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। और उन्हीं परिवर्तनों को क्या बोला जाता है, पीढ़ी। जैसे हम पीढ़ी कब बोलते हैं, जब कुछ नया जन्मता है। जैसे मैं एक पीढ़ी हो गया, अब अगर कुछ नया जन्मे तो मेरे बच्चे अगली पीढ़ी के हो जाएंगे, मेरे पापा जी मेरे से पहले की पीढ़ी के, मतलब जब कुछ नया जन्मे उसी को हम क्या बोल देते हैं, जनरेशन या पीढ़ी। तो कहने का मतलब क्या है, जब 1940 एक मोटा मोटा मान लेते हैं, 1940 से लेकर 2024 तक में कंप्यूटर में 5 बार कुछ नया जन्मा है, और उन्हीं को हम किस नाम से पढ़ते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ी। सर 1940 से ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1946 के समय में ही पहली बार इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बन पाया। तो हमें दोस्तों एक चीज़ तो पता चल गई कि कंप्यूटर की पीढ़ियां टोटल कितनी होती हैं। 1940 या 46 से लेकर अभी तक 2024 तक में 5 बार कुछ नया नया जन्मा है। तो कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ी होती है, 5। अब मेरी बात समझिएगा, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, मैंने 3 जनरेशनों के नाम लिख दिए हैं यहाँ पे। पहले आपको ये चीज़ दोस्तों रखनी पड़ेगी कि जो पहला जनरेशन है वो 1940 से 1956 तक जाता है। मैं दोस्तों एक बार फिर बोले दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। ये जनरेशन 2 से 3 साल आगे पीछे किया जा सकता है। बात आती है सर ये कौन सी बात हुई, ऐसे कैसे कर लेंगे, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल कंप्यूटर का इतिहास आगे पीछे किया जा सकता है। तो एक मानक हम मान लेंगे 40 से 56। अगर एग्जाम में 42 से 58 मिल जाए तो परेशान नहीं होना, या 43 से 56 मिल जाए तब भी आपको अपने विवेक से इसी के अप्रॉक्सीमेट लगाना है, इसी के लगभग लगाना है। तो पहली पीढ़ी कहां से कहां तक होती है दोस्तों, 1940 से 1956 तक, यानी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहे उनका जो काल रहा 16 साल का रहा। जब पहली बार मतलब ENIAC बना, ENIAC बनने के बाद उसी तरह के कंप्यूटर लगभग 16 साल तक चले। 16 साल क्यों, क्योंकि 40, 10, 50, 6, 56। अब देखिए हर एक पीढ़ी में दोस्तों मुझे 4 चीज़ें रटनी है। क्या क्या,
देखो प्रोसेसर का ही दोस्तों दूसरा नाम होता है सीपीयू। प्रोसेसर का ही दूसरा नाम क्या होता है? सीपीयू। तो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। तो कैसे रटेंगे? प्रोसेसर कहता है किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। प्रोसेसर कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि यार इतनी ऑसम लग रही है मेमोरी। कौन ऑसम लग रही है? मेमोरी। प्रोसेसर यानी प्रोसेसर किससे कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्या कहता है? इतनी ऑसम लग रही है मेमोरी। यानी हर पीढ़ी में मुझे 4 चीजें जाननी है कि पहली पीढ़ी में प्रोसेसर क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, इनपुट आउटपुट क्या था, मेमोरी क्या थी। दूसरी पीढ़ी में प्रोसेसर क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, इनपुट आउटपुट क्या था, मेमोरी क्या थी। तीसरी पीढ़ी में प्रोसेसर क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ठीक है, तो पहली पीढ़ी आपको ये याद रखना है 1940 से 1956, 2-3 साल आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो प्रोसेसर को ही दोस्तों सीपीयू बोलते हैं। जो सीपीयू यूज हुआ था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। क्या नाम था? वैक्यूम ट्यूब, या उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसी को बोला जाता है वाल्व। क्या बोला जाता है? वैक्यूम ट्यूब या वाल्व। पहली पीढ़ी में दोस्तों जो प्रोसेसर या सीपीयू था उसका नाम क्या था? वैक्यूम ट्यूब या वाल्व। फिर दोस्तों क्या हुआ? दूसरी पीढ़ी एक बार देखिए कहां से कहां तक। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक। दूसरी पीढ़ी हमने जानी 1956 से 1963। कई बुक में 64 भी मिल जाता है, तो 64 भी सही है, 63 भी सही है। 1940 से 1956 पहली, 1956 से 1963 दूसरी, और 1964 से 1971 तीसरी पीढ़ी। ये आपको रटना पड़ेगा, साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूं। पहली पीढ़ी का जो सीपीयू था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब या वाल्व। और दूसरी पीढ़ी में दोस्तों सीपीयू में क्या लगाया गया? ट्रांजिस्टर। क्या लगाया गया? ट्रांजिस्टर। क्या लगाया गया दोस्तों? ट्रांजिस्टर। देखो पहली पीढ़ी में क्या लगाया गया? वाल्व लगाया गया। सर वाल्व ट्यूब टाइप में कुछ लगाया गया, वाल्व लगाई गई, जैसे वाल्व होती है ना, ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब टाइप को कुछ लगाया गया। तो अब ये क्या था? सीपीयू था। अब देखो सीपीयू इससे वैक्यूम ट्यूब या वाल्व को हटा के ट्रांजिस्टर ले आए, यानी किसी चीज को हटाया गया है, मतलब उसमें कुछ कमी होगी। भाई वैक्यूम ट्यूब हटा के अगर ट्रांजिस्टर ला रहे हैं, इसका मतलब है तुम में कुछ कमी है, वैक्यूम ट्यूब में कुछ कमी है। भाई सीधी सी बात है, तुमको छोड़ के वो दूसरे के पास जा रहा है या जा रही है, इसका मतलब है तुम में कुछ कमी है। कमी का मतलब क्या है? हो सकता है तुम देखने में सही नहीं होगे, तुमसे ज़्यादा अच्छा देखने वाला मिल गया होगा। हो सकता है तुम कमाने में सही नहीं होगे, तुमसे ज़्यादा कमाने वाला मिल गया होगा। तो भाई जब पहले में कमी है तो दूसरे में तो आएंगे ही। तो वैक्यूम ट्यूब में सर कमी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब वाला जो प्रोसेसर था उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि देखो जब प्रोसेसर चलते हैं तो उसमें अंदर बिजली जाती है, क्योंकि बिजली से चलने लगे थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। तो जब बिजली जाती है या लाइट करंट जाता है तो उनको हीट देता है। तो वैक्यूम ट्यूब में सबसे गंदी आदत होती थी कि पहले तो गर्म नहीं होंगे, पहले तो हीट नहीं जाएगी। अगर मान लो दोस्तों हीट चली गई, मैं कहता हूँ हीट चली गई, तो हीट इतनी ज़्यादा हो जाती थी, इतना गर्म हो जाते थे, ये इतनी हीट ऑब्जर्व कर लेते थे कि फिर इनको अलग से ठंडा करने के लिए एसी लगवाना पड़ता था। मतलब देखो जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो छोटे छोटे तो थे नहीं, आज के कंप्यूटर जैसे नहीं थे। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो एक कमरे के बराबर हुआ करते थे। अब उनका सीपीयू कितना बड़ा रहा होगा। तो पहली बात तो वैक्यूम ट्यूब गर्म नहीं होगी, अब गर्म होगी तो इतनी गर्म हो जाएगी कि उसको ठंडा करने के लिए एसी लगवाना पड़ेगा। तो 9 की लकड़ी और 90 खर्च कराती थी ये, इसलिए वैक्यूम ट्यूब को हटा के किसको लाया गया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दोस्तों एक प्रकार की धातु होती है, आपने बिल्कुल पढ़ा भी होगा इसको। लेकिन ट्रांजिस्टर इतना अच्छा रहा कि आज भी कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर ही यूज होता है। आज के जितने सीपीयू है उसमें कुछ भी नहीं यूज होता, यही ट्रांजिस्टर यूज होता है। बस दोस्तों नाम बदल दिया गया है, ट्रांजिस्टर के एक नया नाम दे दिया गया, बाकी आज भी क्या यूज हो रहा है? ट्रांजिस्टर। अगर मैं तीसरी पीढ़ी में बात करूं तो ट्रांजिस्टर की जगह क्या यूज करने लगे? आईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड, सी का मतलब होता है सर्किट। सर आप बोल रहे हैं कि हर पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, फिर आप इस पीढ़ी में आईसी कैसे यूज कर रहे हैं? मैं बता दूं ट्रांजिस्टर से ही आईसी बनी है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर इसकी हिंदी जानेंगे आईसी की तो हिंदी होती है एकल परिपथ। एकल परिपथ मतलब कहने का मतलब हो गया
एक रास्ते में, एक परिपथ यानी रास्ते में बहुत सारे क्या लगा दिए गए हैं, ट्रांजिस्टर। पहले क्या होता था, पहले ट्रांजिस्टर ऐसे 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 कूंचते रहते रहे होंगे। अब क्या किया, अब उन्होंने ट्रांजिस्टर एक एक जगह पे, एक ही चिप पे, मान लो एक चिप है, इस चिप में लगभग 100 150 200 200 250 ट्रांजिस्टर क्या करने लगे, एक पास लगाने लगे। एक पास लगाने लगे, एक जगह पे लगाने लगे, एकल, एकल मतलब एक, परिपथ मतलब रास्ता। इसीलिए इसको क्या बोला गया, जब ट्रांजिस्टर को एक जगह पे लगाया जाने लगा तो उसी को एकल परिपथ हिंदी से बोलते हैं और उसी को अंग्रेजी से क्या बोलते हैं, आईसी। जबकि दोस्तों है ये भी ट्रांजिस्टर ही और कुछ नहीं है, बस खूब मई के ट्रांजिस्टर एक जगह लगाए गए हैं और उसी का नाम क्या रख दिया गया, आईसी। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आई कि पहली पीढ़ी 1940 से 56 तक प्रोसेसर में क्या है, वैक्यूम ट्यूब वाल्व। समस्या क्या थी समझ में आया ना, गर्म जल्दी नहीं होता था, गर्म हो जाए तो इतना हो जाता था कि फिर एसी चाहता था, ट्रांजिस्टर ले आए। ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से काम किया तो थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिए और उसका नाम क्या रख दिए, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, अब अगर हम किसकी बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो पहली पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका दोस्तों नाम था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, देखो एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है इसमें समय लगेगा लेकिन ये सारी चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा। बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या है समझिएगा। मैं कहता हूं कि जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर, ये काम है, काम का मतलब समझ रहे हो, ये जो काम है ये है काम। काम मतलब कंप्यूटर से आप कोई भी काम करवाओगे, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो ये काम है, ये काम है, ठीक है। तो अब इन कामों को, ये जैसे 4 काम रखे हैं, इन कामों को कहाँ जाना है, कंप्यूटर में जाना है। इन कामों को कौन सा काम पहले जाएगा, मतलब पूरा जो ऑपरेटिंग को व्यवस्था होती है, कंप्यूटर में काम करता कौन है, तो काम तो सीपीयू करता है, मतलब पूरे जो प्रोसेस होती है वो कौन करता है, सीपीयू करता है। लेकिन कैसे करना है, सीपीयू केवल एक नौकर है, सीपीयू को आदेश कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा काम करना है और कैसे करना है, इस चीज का आदेश कौन देता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पहली पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग में एक समस्या थी, समस्या क्या थी जानते हो दोस्तों, जैसे आपका मान लीजिए ये एक काम है, ये 5 काम है मान लीजिए, देखिए ये 5 काम है, कुछ कामों को छोटा बनाना पड़ेगा, कुछ कामों को छोटा बनाएंगे, कुछ कामों को छोटा बनाएंगे, ये काम है, मतलब जोड़ घटाना है, ऐसा इमेजिन करना है। मैं कहता हूँ ये 5 काम हैं। अब पहले नंबर के काम गया कंप्यूटर में, कौन भेजेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले नंबर का काम गया कंप्यूटर में चला गया। अब मान लो पहले नंबर का काम करते करते इस काम में कोई दिक्कत आ गई, तो अब क्या करेगा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को बोल देगा कि तुम खाली बैठो। मान लो इस काम को करते करते कोई दिक्कत आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को बोल देगा तुम खाली बैठो, अभी तुम काम नहीं करोगे। अब ये सीपीयू खाली बैठा है, सीपीयू आइडल है, सीपीयू काम नहीं कर रहा। जब तक इसका पूरा काम समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक इसको ये नहीं उठाएगा ऑपरेटिंग, क्योंकि कंप्यूटर में कौन से काम कैसे होंगे, पूरा ऑपरेट करने का जिम्मा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सीपीयू तो केवल काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के आदेश के अनुसार। तो जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इसको नहीं उठाएगा। मान लो इसको उठा लिया, अब बीच में चलते चलते मान लो आधी दूरी तक गया और इसका काम बंद हो गया, तो एक बुद्धिमानी ये है कि इसका काम बंद हो गया है तो इसको साइड में रख दे और सीपीयू को इसको पकड़ा दे कि भाई इसका काम कर दो। लेकिन नहीं, ये क्या करता है, ये बैच बाई बैच काम करता है, मतलब पहले को कंप्लीट करेगा तभी दूसरे के पास जाएगा, नहीं तो दूसरे के पास जाते नहीं था। तो मान लो जो काम सबसे लास्ट में गया है, अगर गलती से भी ये काम फंस गए, गलती से भी कोई काम बीच में फंस गया, तो जब तक ये काम पूरा रिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक वो इसके पास नहीं आएगा, चाहे इसको करने में 1 महीने लग जाए, चाहे 2 महीने, चाहे 4 महीने। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे गंदी समस्या यही थी कि ये बैच बाई बैच काम करता था, इसलिए मजबूरन हमको क्या करना पड़ा दोस्तों, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना पड़ा और हम किस पीढ़ी में आ जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं। और दूसरी पीढ़ी में आपका फिर से एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है जिसका नाम होता है दोस्तों टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। नाम क्या होता है, टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। क्या नाम होता है, टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग।
तो दूसरी पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों यूज हुआ उसका नाम था टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। बैच क्यों बदला गया? क्योंकि समस्या यही है ना, 7 काम है, अगर दूसरे नंबर के काम में अरझ गया तो जब तक उसको फाइनल न कर देगा आगे नहीं बढ़ता, सीपीयू खाली बैठा रहेगा। जबकि एक उचित क्या है भाई, मैं कहता हूँ उचित क्या है, जैसे मान लो आपका घर का काम चल रहा है, ये आपके घर का काम चल रहा है, उचित क्या है, आपने ये 2 वर्कर लगा रखे हैं। मान लो वर्कर को क्या करना है, वर्कर को सीमेंट का मसाला बनाना है, यहाँ पे छपाई चल रही है, सीमेंट का मसाला बनाना है। तो अब मान लो सीमेंट मार्केट से आ रही है, तब तक इन वर्करों को आप खाली बैठने दोगे कि ये बोल दोगे कि तब तक कोई दूसरा काम कर दो? भाई उचित यही है ना कि जब तक सीमेंट मार्केट से आ रही है तब तक कुछ और काम देख लो, खाली क्यों बैठे हो? लेकिन सीपीयू जो ये वाला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सीपीयू को क्या कर देता था, खाली बिठा देता था। सीपीयू बराबर क्या हो गया, वर्कर। अब मान लो इसने एक काम दे दिया, अब बीच में काम लटक गया, मार्केट जाना पड़ा वो उस काम को सुधारने, तो इस सीपीयू को बोल देगा बैठे रहो खाली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोलना चाहिए इन वर्करों को कि भाई एक काम करो, जब तक मसाला वसाला भी नहीं बन रहा है तब तक दूसरा काम कर लो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना चाहिए कि जब तक ये वाला काम नहीं हो रहा है तो दूसरा कर लो। तो ये नहीं हो रहा था, ये बैच बाई बैच काम करा रहा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बैच प्रोसेसिंग या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको बदलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये खतरनाक है, ये काम गलत कराता है। तो दूसरे नंबर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसका नाम है टाइम शेयरिंग एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ रहा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं, इसका अगला पार्ट लाएंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है, आप सभी से निवेदन है आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।